मी हरीश कुमार, फिज़िक्स विथ हरीश कुमार। हमारी जो लेक्चर सीरीज़ है उसका आज नेक्स्ट पोर्शन जो है उसकी तरफ हम आ रहे हैं और स्टैंडिंग वेव में ये दूसरा पार्ट है, क्योंकि जो पहला पार्ट था वो प्रीवियस लेक्चर में आपने मैथमेटिकल आपने तकरीबन ट्रीटमेंट की थी स्टैंडिंग वेव की, उसकी एक्सप्रेशन या नोड एंटी नोड इस तरह से ना। आज हम स्पेशली बात करेंगे स्टैंडिंग वेव, ख़ास तौर पे हम स्ट्रिंग में, ठीक है, कि स्ट्रिंग में हम किस तरह से बनाते हैं। अच्छा, इंट्रोडक्शन स्टैंडिंग वेव में मैंने बताया था कि एक स्ट्रिंग है जो कि आपने दो एंड पे स्ट्रेच किया हुआ है, ठीक है। अच्छा, फिर आप क्या करें, इसको कहीं से भी पकड़ के आप इनको स्लाइटली प्रेस करें या फिर आप इनको थोड़ा प्लग करके ऊपर ले जाएं और फिर आप इसको छोड़ें यहाँ पे। तो पता क्या होता है, यूं ये स्ट्रिंग इस तरह से वाइब्रेशन करेगा और यूं आप कह सकते हैं इसमें स्टैंडिंग वेव्स बनेगी, ठीक है। जो स्ट्रिंग की स्टैंडिंग वेव्स है और इसमें जो मुख्तलिफ पैरामीटर हैं इसकी हम बात करेंगे, काफ़ी अहम है, इंपॉर्टेंट है। और जो भी इसमें पॉसिबल पैरामीटर हैं, ये सारे के सारे पॉसिबल पैरामीटर भी आज हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। अच्छा, स्ट्रिंग के हिसाब से ना यहाँ पे बड़े सिंपल जो कॉन्सेप्ट है इसका ना, वहाँ से हम शुरुआत करते हैं। मिसाल की तौर पे एक स्ट्रिंग है जिसकी एक स्पेसिफाइड या एक पर्टिकुलर लेंथ है, ठीक है, दैट इज द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग L। भाई करना क्या है, आपने इसको मिड से, ठीक है, बिल्कुल मिड से आपने इसको स्लाइटली प्रेस करना है, एग्जैक्टली एट द मिडल। अगर ये थोड़ा स्लाइड करेंगे ना इस तरह से या थोड़ा सा प्रेस करेंगे इस तरह से, तो ये स्ट्रिंग इस तरह से नीचे जाएगा, इस तरह यूं नीचे जाएगा एग्जैक्टली एट द मिडल। जैसे आप छोड़ेंगे ना उसको तो फिर ये ऑसिलेट करके वापस आएगा, ठीक है। अच्छा, जब ये वापस आएगा ना तो अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन को मिस करके थोड़ा ऊपर जाएगा इस तरह से, आप यूं कह सकते हैं, इस तरह से ये जाएगा। तो पता क्या, इसमें ऑसिलेशन या वाइब्रेशन इस तरह से होती रहती है, इस तरह ऊपर जाएंगे पार्टिकल, नीचे भी जाएंगे पार्टिकल, ऊपर भी जाएंगे पार्टिकल, नीचे भी जाएंगे, एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये वेव आप सिंपली कह सकते हैं ये डिस्टर्बेंस यहीं पे एक दूसरे को कैंसिल करती है ना, तो कोई आगे एनर्जी इनकी ट्रांसफर नहीं होती और ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करने से जो आपको पैटर्न मिलता है, इसी पैटर्न का नाम आपने प्रीवियस लेक्चर में रखा था स्टैंडिंग वेव। तो ये स्टैंडिंग वेव्स हैं जो कि आपने स्ट्रिंग में बनाई, ठीक है। अच्छा, कहाँ पे आपने बात की है कि एट द मिडल। अब थोड़ा इसको डिटेल में ले आते हैं ना, इसको थोड़ा इस कॉन्सेप्ट को हम डिटेल में ले आना चाहते हैं। ज़रा देखें, हुआ यूं कि ये सारे पार्टिकल कहाँ पे थे, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे यहाँ पे थे जब आपने स्ट्रिंग को डिस्टर्ब नहीं किया था, ऐसे। अब जैसे आपने इसको स्लाइटली प्रेस किया तो ये सारे पार्टिकल कहाँ गए, नीचे की तरफ आए, यूं ना, सारे के सारे पार्टिकल कहाँ गए, नीचे की तरफ आए। जैसे आपने छोड़ा तो ये सारे पार्टिकल दोबारा से इक्विलिब्रियम से होते हुए ऊपर भी गए। ज़रा देखें इधर, ये पार्टिकल नीचे आ रहा था, उसी वक्त में ये पार्टिकल यहाँ पे था, उसी वक्त में ये वाला इधर था, और यूं आप कह सकते हैं सारे के सारे पार्टिकल, ऑल पार्टिकल्स कवर सम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन। और यूं जब ऊपर जाने की बात होती है ना तो सारे के सारे पार्टिकल आप कह सकते हैं ऊपर जाएंगे टू द डिफरेंट डिस्प्लेसमेंट। अब इसमें जो अहम चीज़ है वो ये कि यहाँ पे जो पार्टिकल की पोजीशन है वो मुसलसल इस तरह से, या पार्टिकल का जो एम्पलीट्यूड या डिस्प्लेसमेंट का बटन वो चेंज हो रहा है। ट्रैवलिंग और स्टैंडिंग वे में यही एक वाज़ेह फ़र्क है। क्या मतलब, ट्रैवलिंग में पता क्या होता है, प्रोग्रेसिव जो वेव्स है ना उसमें यूं एनर्जी ट्रैवल होती है, तो लाजमी नहीं है कि एक पार्टिकल मैक्सिमम पे जा रहा है तो दूसरा पार्टिकल मैक्सिमम पे नहीं जा सकता, नहीं, वहाँ पे हर पार्टिकल मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इक्वल कवर कर सकता है। जैसा कि एक रोप है, ठीक है, आपने शेक किया ना तो ये पार्टिकल यूं गए, अब ये वाला पार्टिकल मैक्सिमम पे आया, ठीक है। अच्छा, अगर ये आप सोर्स कंटिन्यूसली शेक करते रहे ना तो लाजमी नहीं है कि ये वाला पार्टिकल मैक्सिमम आएगा, बराबर वाला जो है इसका जो बगल में पार्टिकल है इधर जो है पार्टिकल ये वाला मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट में नहीं आएगा, वो थोड़ा ऊपर जो आएगा वही आएगा, ऊपर नहीं आएगा, ऐसा नहीं होता। कोई भी पार्टिकल टू द सेम डिस्प्लेसमेंट आ सकता है। मतलब
ट्रैवलिंग वेव में हर पार्टिकल इक्वली मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है, या ट्रैवलिंग वेव में हर पार्टिकल का एम्पलीट्यूड जो है ना वो सेम होता है, यूँ समझ लें हर पार्टिकल इतना इक्वल आ सकता है। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ पता क्या है, ये वाला जो पार्टिकल है ना, ये पार्टिकल सिर्फ इतना ही डिस्प्लेसमेंट करेगा, इसके आगे डिस्प्लेसमेंट नहीं करेगा, कभी भी नहीं। ये वाला पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं कर रहा, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है, तो ये इक्विलिब्रियम पे रहेगा एज लॉन्ग एज स्टैंडिंग वेव एग्जिस्ट। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हर पार्टिकल का नहीं होता, हर पार्टिकल का अपना डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है। ट्रैवलिंग में हर पार्टिकल इक्वल मैक्सिमम कर सकता है, यहाँ क्या है, हर पार्टिकल इक्वल नहीं है, हर किसी का अनइक्वल है, मतलब हर किसी का अपना अपना डिस्प्लेसमेंट है, ये एक वाज़ेह फर्क है। दूसरी बात ये कि ये सारे पार्टिकल एक वक्त में या तो नीचे जा रहे हैं, या मीन पे हैं, या फिर ऊपर जा रहे हैं। साइमल्टेनियस मोशन है इनकी ना, और यूं साइमल्टेनियस मोशन की वजह से हम कह सकते हैं कि इस स्ट्रिंग में जो मैंने करंट डायग्राम बनाया है, इसमें जो भी पार्टिकल्स हैं, they all particle oscillate simultaneously to their position। तो इन सारे पार्टिकल के बीच में जो फेज होता है वो जीरो है। आप कह सकते हैं, अगर आपसे पूछा जाए कि इस स्ट्रिंग में ये पार्टिकल, ये वाला और दूसरा वाला ये पार्टिकल, हमें ये बताएं कि इस पार्टिकल और इस पार्टिकल के बीच में फेज कितना है, फेज एंगल कितनी है, तो उसका जवाब है फेज एंगल वुड बी जीरो, क्योंकि सारे पार्टिकल साइमल्टेनियसली मूव कर रहे हैं, इनमें कोई भी डिफरेंस ऑफ एंगल नहीं है, कोई लीड नहीं कर रहा कि पहले वो जाएगा फिर वो आएगा, या कोई लैग नहीं करेगा, लीड और लैग का कॉन्सेप्ट नहीं है, ये साइमल्टेनियसली सारे या तो ऊपर जा रहे हैं या साइमल्टेनियसली यूं नीचे आ रहे हैं। तो यूं आप कह सकते हैं कि इन स्टैंडिंग वेव एक लूप के अंदर, मतलब ये एक ही लूप मैंने बनाया ना, एक ही लूप के अंदर जितने भी पार्टिकल्स होते हैं ना, दे ऑल पार्टिकल्स आर से टू बी इन द सेम फेज, साइमल्टेनियसली दे कवर देयर रिस्पेक्टिव डिस्प्लेसमेंट। दूसरी बात अहम कि यहाँ पे पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट सब पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट एक जितना नहीं होता, हर पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट या एम्पलीट्यूड अपना होता है जब हम एक लूप की बात करें, क्योंकि अभी मैंने स्ट्रिंग को कहाँ से प्रेस किया है, एग्जैक्टली एट द मिडल, एट द मिडल मैंने प्रेस किया है। तो लूप जो बन सकता है इसमें कितने बने, एक बने। अच्छा, क्या ये मुमकिन है कि एक से कम लूप बने, मतलब आधा लूप बने? अच्छा, आधा लूप बने का मतलब है क्या है, मतलब एक है ना, एक से कम मतलब क्या, 1.5 या 3/4 या 1/4 ऐसे ना। जरा देखें, आधा अगर मैं लूप बनाता ना, आधा लूप ऐसे बनता ना, हाफ लूप। यार ये कैसे मुमकिन है कि हाफ लूप बनता, क्योंकि हाफ लूप में क्या होता है या क्या होना चाहिए, एक आपके पास पॉइंट ऑफ अटैचमेंट होनी चाहिए और दूसरा आपका ओपन हो। अभी स्ट्रिंग ओपन थोड़ी है, स्ट्रिंग इज क्लोज्ड एट बोथ एंड ना, या स्ट्रिंग आपने दो साइडों पे इस तरह से अटैच किया हुआ है ना, तो मिनिमम जो लूप यहाँ पे बन सकते हैं कितने, एक, और इस एक लूप को हम कह सकते हैं फंडामेंटल लूप। इसको हम क्या नाम देंगे, फंडामेंटल लूप, या इसका दूसरा नाम है हार्मोनिक, फर्स्ट हार्मोनिक, क्योंकि हार्मोनिक लफ्ज का मतलब है कि द नंबर ऑफ लूप फॉर विच पार्टिकल्स आर इन द सेम फेज, ये हार्मोनिक है। अभी सारे पार्टिकल आप सिंपली कह सकते हैं ना कि एक फेज में ना, और लूप कितने, एक है, तो ये आप क्या बोलेंगे, ये एक हार्मोनिक है। तो देखें इधर, देखें स्ट्रिंग में आपने जो बात की ना, वो ये सबसे पहले कि इफ स्ट्रिंग इज प्रेस्ड वेयर एट x इज इक्वल टू L/2, स्ट्रिंग को आपने कहां से प्रेस किया, हाफ ऑफ लेंथ पे, मतलब जो टोटल है ना उसका मिड पॉइंट, x इज इक्वल टू हाफ ऑफ लेंथ। तो देखें जरा, पार्टिकल ऊपर भी जा रहे हैं, पार्टिकल नीचे भी जा रहे हैं, मतलब ऊपर भी जा रहे हैं अलग से, नीचे भी जा रहे हैं, ऐसे नहीं साइमल्टेनियसली, या तो सारे ऊपर जा रहे हैं या फिर सारे नीचे की तरफ आ रहे हैं। अच्छा, जो लास्ट मतलब लेक्चर था ना, उसमें मैंने कुछ पोजीशंस आपको बताई थी, नोड एंटी नोड, पता नहीं इस तरह से ना बातें हुई थी। जो जगह जहां पे डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल आपका मिनिमम होता था, रिकॉल दैट वन, वहां पे आप कह सकते हैं वो नोड है। तो भाई ये भी नोड है, ये भी नोड है। अच्छा, जहां पे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल का होता है ना, वो आपके एंटी नोड या एंटाई नोड कहे जाते हैं ना, ये वाला,
ये आपका एंटी नोड है, या आप कह सकते हैं एंटी नोड है ये, ठीक है। तो यूं आप कह सकते हैं स्ट्रिंग में वेव जनरेट होती है। अच्छा, ये वेव क्या कहलाती हैं? ये वेव स्टैंडिंग वेव कहलाती हैं। हार्मोनिक कितने बन सकते हैं? ये डिपेंड करता है कि आपने स्ट्रिंग को कहाँ से प्लग किया है, कहाँ से प्रेस किया है। मैंने मिडिल पे प्रेस किया है ना, एक लूप बना। अगर मैं यहाँ कहाँ करता तो कुछ और होता, कहीं और जगह करते तो कुछ और होता। तो यूँ आप कह सकते हैं कि डिपेंड करता है आप पे, मतलब सोर्स पे, कि आप कहाँ से इसको डिस्टर्ब कर रहे हैं इस मैटर वेव को बनाने के लिए। तो ज़रा इधर देखें, जब आप एग्जैक्टली एट द मिडल प्रेस करोगे यूं, तो पता है क्या हुआ? जो स्ट्रिंग है वो कितने लूप में यहाँ पे आप कह सकते हैं ऑसिलेट कर रहा है? सिंगल में। इसी का नाम हम क्या रखेंगे? फर्स्ट हार्मोनिक रखते हैं, या इसका दूसरा नाम हम क्या रखते हैं? फंडामेंटल लूप रखेंगे, ठीक है। फंडामेंटल लूप भी कह सकते हैं, ठीक है, ओके। जो अहम है उसको देखो जरा। जो स्ट्रिंग है ना, उसकी लेंथ किसके बराबर हो गई? कह दो भाई, एक स्ट्रिंग की लेंथ पे एक कंप्लीट लूप आपका यहाँ पे मौजूद है, या एक लूप आ गया। तो यूँ हम कह सकते हैं इस कंडीशन के हिसाब से, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो किसके बराबर हो गई? एक लूप जो है ना उसकी साइज के बराबर है, ठीक है। तो आई कैन से लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2। अब हम आते हैं इस पे, इसका मतलब क्या हुआ भाई? बात देखो, अगर हम वेव की बात करें ना, इधर देखें थोड़ा, ये मैंने जनरली स्टैंडिंग वेव बनाई जो लास्ट लेक्चर में आपने देखी थी, ठीक है। एक मैंने इस तरह से वेव बनाई। मुझे बात बताओ, वेवलेंथ इसकी मैं कहाँ से या कैसे मालूम करूँ? भाई ये है लैम्डा, मतलब ये वेव है ना, वेवलेंथ मतलब एक कंप्लीट साइकिल यहाँ तक है ना। अगर ये एक कंप्लीट साइकिल है तो भला एक लूप को मैं किस तरह से लिखूंगा? भाई एक लूप का मतलब क्या हुआ? वेव का आधा हिस्सा। एक लूप किसको हम कहेंगे? हाफ ऑफ वेव, मतलब लैम्डा अपॉन 2। तो यहाँ पे भी मैं कह सकता हूँ ना कि एक लूप का मतलब है लैम्डा बाय 2, क्योंकि एक कंप्लीट वेव में 2 लूप आने होते हैं। अभी हम बात करें सिंगल लूप की तो बात करेंगे, सादी सी बात है, लैम्डा ओवर 2 की बात करें सिंपली। तो आप कह सकते हैं कि जो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है ये किसके बराबर हो गई? एक लूप की लेंथ जितना, मतलब लैम्डा अपॉन 2, ठीक है। अच्छा, आप एक काम करें, यहां से इसको मजीद करें सॉल्व, किसके लिए? लैम्डा के लिए। अच्छा, 2 सामने ले, दैट वुड बी लैम्डा इज इक्वल टू 2L। तो यूं आप कह सकते हैं कि स्ट्रिंग को जब आप मिडिल से एग्जैक्टली एट द मिडिल प्रेस करोगे तो उसमें जो हार्मोनिक बनेंगी, उसमें जो वाइब्रेशंस होंगी इस तरह से, उसकी वेवलेंथ कितनी होगी? यू कैन से लैम्डा इज इक्वल टू 2L। ये आप कह सकते हैं वेवलेंथ है। किस चीज की वेवलेंथ है? इसके लिए जरा देखो, ये वेवलेंथ किसकी है? बड़ी सादी सी बात है, इट इज वेवलेंथ ऑफ फंडामेंटल लूप। जो फंडामेंटल लूप होता है ना, वहां पे ये है। अच्छा, एक बात और, जो डिस्टर्बेंस आपने दी है ना भाई, वो ऑसिलेशन जो होगी या हार्मोनिक होगी, उसकी अपनी एक स्पीड भी होगी ना, XYZ जो भी स्पीड है, सच स्पीड आल्सो एग्जिस्ट फॉर दीज वेव एज वेल। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ कि इसमें ऑसिलेशंस हो रही है विथ रिस्पेक्ट टू या विद द वेलोसिटी या विद द स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड, एक मिसाल लेते ना, या 4 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड। मतलब ये कि इफ स्पीड ऑफ स्टैंडिंग वेव इज v, मिसाल के तौर पे यहाँ पे जो स्टैंडिंग वेव की स्पीड है, स्टैंडिंग वेव की स्पीड है v, तो मुझे ये बताएं कि फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन किसके बराबर होगी? फिर बड़ी सादी सी बात है ना, फ्रीक्वेंसी का जनरल फार्मूला क्या है? स्पीड अपॉन वेवलेंथ। कौन से हार्मोनिक के फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हो? फंडामेंटल, अभी हमने जो बात की है। तो आप F1 लिखो, F1 बोले तो फ्रीक्वेंसी ऑफ फंडामेंटल। स्पीड आप वही लिखें, लैम्डा आप यहाँ पे लैम्डा 1 लिखें। अच्छा, लैम्डा 1 आपका वही। अच्छा, स्पीड आपने एक लिखी, यहाँ पे V1 V2 क्यों नहीं लिख रहे? क्योंकि स्पीड सेम होगी ना,
कैसे पता चला कि भाई स्पीड सेम होगी? आप लैम्डा को अलग कर रहे हो, F1 अलग कर रहे हो, पता नहीं क्या। अभी फिलहाल मैं ये बता दूं कि एक लूप है ना, तो उसमें तो इस तरह होगा। अगर मल्टीपल लूप्स होते हैं ना, फिर भी हम स्पीड सेम रखेंगे। क्यों? मीडियम एक है। वेव की एक कैरेक्टरिस्टिक है, या किसी भी वेव की एक प्रॉपर्टी है कि व्हेन वेव्स ट्रेवल इन द सेम मीडियम, देन व्हिच प्रॉपर्टी ऑफ द वेव रिमेन सेम, दैट इज स्पीड। कौन सी वो प्रॉपर्टी वेव की है जो रिमेन सेम होगी एज लॉन्ग एज वेव ट्रेवल इन द सेम मीडियम? स्पीड है या वेलोसिटी है। अगर मीडियम चेंज हो गया ना, तो फिर कौन सी प्रॉपर्टी है जो कि कांस्टेंट होगी? तो फिर हम बात करेंगे दैट वुड बी द फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट तब होगी जब वेव, कोई भी वेव, स्ट्रिंग वेव ना, कोई भी वेव जब अपना मीडियम चेंज करती है ना, तो फ्रीक्वेंसी रिमेन सेम। बाकी अगर मीडियम सेम है, चेंज ना हो, तो स्पीड इज कांस्टेंट। तो यूं आप कह सकते हैं स्पीड वैसे भी कांस्टेंट है ना। अच्छा, काम करें, इसकी वैल्यू पुट करें यहाँ पे लैम्डा की, तो v अपॉन क्या बना? लैम्डा किसके बराबर है? 2l के। तो यूं आप कह सकते हैं फ्रीक्वेंसी आपको मिली v अपॉन 2l। ये फ्रीक्वेंसी किसकी है? बड़ी सादी सी बात, ये फ्रीक्वेंसी, इट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट हार्मोनिक, या जो फंडामेंटल है ना उसकी है। और इसका नाम हम क्या रखेंगे? इट इज नोन एज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। अगर आपसे पूछा जाए कि भाई स्टैंडिंग वेव में फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी किसको कहते हैं, तो हम बात करेंगे स्टैंडिंग वेव में वो फ्रीक्वेंसी जो फर्स्ट हार्मोनिक की होती है ना, उसमें हम इसको बात करेंगे ना। ठीक है, तो ये एक छोटी सी कहानी है जो आपने तब की बात की व्हेन स्ट्रिंग वाज स्लाइटली प्लेस्ड एग्जैक्टली एट द मिडल, जब आपने एक लूप की बात की। तो चलो ठीक है, अब हम आते हैं इस पे कि अगर एक से ज्यादा की बात करें तो क्या होगा। मतलब आप 2 लूप की बात कर सकते हैं, आप 3 लूप की बात कर सकते हैं, 10 लूप की बात कर सकते हैं, एक जनरल कहानी ना। तो अब हम आते हैं कि अगर स्ट्रिंग को हम किसी और जगह से प्रेस करें तो क्या मुमकिन है या क्या हो सकता है। कहाँ पे प्रेस करें, थोड़ा इसके बारे में पहले देखते हैं। अच्छा बाबा, यही था स्ट्रिंग ना आपका, यही था स्ट्रिंग। मैं पता क्या करता हूँ, मिडिल पे प्रेस नहीं करता। जो टोटल लेंथ है ना, इसके किसी और पोर्शन पे प्रेस करता हूँ। अच्छा, कौन सा पोर्शन? मैं हाफ पे नहीं करना चाहता, मैं थोड़ा और मतलब कम लेंथ रखना चाहता हूँ, जहाँ पे मैंने स्लाइटली प्रेस करना है। समझ लो कि 1/4 ऑफ लेंथ पे। मिसाल, ये जो टोटल लेंथ है ना, टोटल स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है भाई? L है। अच्छा, तो यूं मिडिल पे नहीं, अच्छा ये मिडिल है ना, हाफ है, हाफ पे नहीं, हाफ का भी हाफ, हाफ का हाफ बोले तो आप कह सकते हैं x की पोजीशन क्या बनेगी फिर? जो टोटल लेंथ है उसका 1/4, मतलब x इज इक्वल टू L/4, फोर्थ पोर्शन। अच्छा, अगर मैं यहाँ से प्रेस करूँ, क्योंकि मैंने प्रेस यहाँ पे किया है ना, मतलब ये वाला पार्टिकल मैं नीचे ले गया है ना, तो यूँ आप कह सकते हैं ये वाला पार्टिकल आपका एंटीनोड होगा। इस तरह से बनेगा। फिर तो मुमकिन है कि आप यहाँ से प्रेस करो, आप यहाँ पे प्रेस कर सकते थे। अगर यहाँ से प्रेस करें तो आप सिंपली कह सकते हैं ये वाला पार्टिकल एंटीनोड की तरफ आ जाता। जैसे छोड़ेंगे इसको या उधर, तो आप कह सकते हैं ऑसिलेशन इस तरह से होगी। और यहाँ पे पॉसिबिलिटी क्या है? यही है कि इफ स्ट्रिंग इज प्रेस्ड एट 1/4 ऑफ इट्स लेंथ, देन इट विल रेजोनेट इनटू 2 लूप, 2 लूप बनेंगे। और इनके लिए हम ये बात करेंगे, अब जो बात हम कर रहे हैं ना कि इफ स्ट्रिंग इज प्रेस्ड, अब हम ये देखना चाहते हैं कहाँ पे? एट 1/4 ऑफ इट्स लेंथ। देखें ज़रा, तो क्या होगा? मतलब 1/4 ऑफ इट्स लेंथ का मतलब कहाँ पे प्रेस किया आपने? x इज इक्वल टू L/4 पे। कितने लूप बन सकते हैं? आपके सामने है, कितने लूप बन सकते हैं भाई? पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे 2 लूप बन सकते हैं। तो हम बात ये करेंगे देन 2 लूप्स आर प्रोड्यूस्ड। और ये जो 2 लूप्स हैं ना, इनका नाम हम क्या रखेंगे? दैट वुड बी व्हाट यू से सेकंड हार्मोनिक। इसका नाम हम क्या रखेंगे? सेकंड हार्मोनिक। 2 हार्मोनिक है। अच्छा, इन 2 हार्मोनिक या सेकंड हार्मोनिक की कहानी किस तरह से है, थोड़ा इसको हम देखना चाहते हैं। इसका भी कॉन्सेप्ट लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखें भाई, पार्टिकल की ऑसिलेशन अभी जो है ना वो थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम आगे देखते हैं।
ये देखें। अच्छा, जब यहाँ पे बात है तो दो लूप की बात है, यहाँ पे कहानी कुछ मुख्तलिफ है, अलग है। किस तरह से? ये सारे पार्टिकल पहले कहाँ थे? इक्विलिब्रियम पोजीशन पे थे। क्या अब सारे पार्टिकल या तो नीचे आएंगे या तो ऊपर जाएंगे, ऐसा होगा? नहीं, अब ऐसा नहीं है। हाँ, विद इन द लूप ये बात सही है। क्या मतलब इसका? कि जब ये सारे पार्टिकल नीचे आएंगे तो सारे साइमल्टेनियसली नीचे आएंगे, और उस वक्त ये पार्टिकल जो हैं, जो दूसरे लूप के पार्टिकल हैं, वो नीचे नहीं होंगे उस वक्त जो दूसरे पार्टिकल हैं ना, आप कह सकते हैं वो ऊपर जाएंगे इस तरह से, और जब ये वाले पार्टिकल मीन पे होंगे तो वो भी नीचे आकर मीन में आएंगे। ये वाले पार्टिकल जब ऊपर जाएंगे पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पे, तो ये वाले पार्टिकल नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट पे आएंगे। अब जो उसकी कहानी है ना, वो बिल्कुल आप कह सकते हैं इस तरह से होगी, एग्जैक्टली इन दिस वे। ये आपके सामने मैंने रखा है, ये ऐसे होगा। अब जरा देखें, विद इन द लूप ऑल पार्टिकल्स आर मूविंग साइमल्टेनियसली, उसीलिए विद इन द लूप द फेज एंगल बिटवीन द पार्टिकल इज ऑलवेज जीरो। सारे के सारे पार्टिकल इन फेज होते हैं। इन फेज का मतलब डिफरेंस ऑफ फेज जीरो, क्योंकि साइमल्टेनियसली सारे या तो ऊपर जा रहे हैं या नीचे आ रहे हैं। इसमें भी वही बात। लेकिन अगर मैं पूछूं कि ये वाला जो पार्टिकल है, समझो कि पार्टिकल ए, और ये वाला पार्टिकल है जो पार्टिकल बी, ये मुझे ये बताएं ए और बी के बीच में कितना फेज है? तो हम बोलेंगे आउट ऑफ फेज, मतलब अपोजिट फेज है। इन दोनों के बीच में अपोजिट डायरेक्शन है, अपोजिट फेज है साइमल्टेनियसली ए भी नीचे आ रहा है, तो ए के साथ विद इन द लूप सारे नीचे जरूर आएंगे, पर दूसरे लूप के थोड़ी आएंगे इस तरह से। तो यूं इस फेज की कहानी यहाँ पे थोड़ा मुख्तलिफ है, ट्रैवलिंग वेव की तरह नहीं है इसमें से, क्योंकि जो मोशन है ना हर पार्टिकल की विद इन द लूप इस तरह से होगी, पर एक लूप के मोशन जो पार्टिकल के दूसरे लूप के हिसाब से थोड़ा मुख्तलिफ है ना, इस तरह। बाय द वे, पहली बात ये हो गई। वही बात एग्जैक्टली है कि भाई एवरी पार्टिकल कवर डिफरेंट डिस्प्लेसमेंट, वो भी है सिंपल। अच्छा, ये कौन सी जगह होगी? नोड होगा। इधर क्या होगा? नोड होगा। यहाँ पे क्या होगा? नोड होगा। तो यहाँ पे भी आप कह सकते हैं नोड और एंटी नोड की कहानी इधर भी है ना, ऐसे। अच्छा, स्ट्रिंग कितने लूप में कन्वर्ट हो गया? 2 लूप में। एक लूप का मतलब क्या होता है भाई? एक लूप का मतलब होता है लैम्डा बाय 2, और ये क्या है? ये भी एक लैम्डा बाय 2। तो यहाँ पे स्ट्रिंग की लेंथ कितने लूप में कन्वर्ट हुई है? 2 लूप में। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूं कि लेंथ ऑफ स्ट्रिंग यहाँ पे जो है कितने हिस्सों में कन्वर्ट होगी भाई? 2 लूप में। 2 लूप का मतलब क्या? 2 लैम्डा बाय 2, इस तरह से, क्योंकि एक लूप होता तो प्रीवियसली जैसे कि इस तरह, अभी 2 है तो 2 लैम्डा बाय 2। अच्छा, 2 कैंसिल नहीं करें फिलहाल, लेट वी हैव जनरल फार्मूला, उसके बाद उसको देख लेंगे। 2 ले आए सामने, 2l, ये भी 2 नीचे आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि लैम्डा आपको मिल गया। ये क्या है? वेवलेंथ। किसकी वेवलेंथ है ये? सेकंड हार्मोनिक की। क्यों? आपने 2 लूप की बात करनी है, तो सेकंड हार्मोनिक की जो वेवलेंथ है वो आपको मिल गई। अच्छा बाबा, जब आपको वेवलेंथ मिल जाए तो फ्रीक्वेंसी हम कैसे मालूम करें? बड़ी सादी सी बात है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकंड हार्मोनिक इज, बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन लैम्डा। क्योंकि मीडियम सेम है, वेलोसिटी कांस्टेंट है। फ्रीक्वेंसी किसकी? सेकंड की, तो 2 रखो, लैम्डा भी आपका 2 रहेगा। अच्छा, इसका मतलब v आपका वही है, स्पीड वही है। अच्छा, लैम्डा किसके बराबर है? 2l/2 के बराबर है। इस 2 को न्यूमरेटर में ले जाएं तो सेकंड हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी आपको मिल जाएगी 2 × v/2l। ये मिला आपको फार्मूला किस चीज़ का? फ्रीक्वेंसी का। आप उसको यूं भी लिख सकते हैं, कैसे? इधर देखें, f2 = 2 आपका वही है भाई। v/2l क्या है? फ्रीक्वेंसी है किसकी?
एक लूप की, मतलब फंडामेंटल या एक सिंगल लूप की फ्रीक्वेंसी का फार्मूला आपने जो प्रीवियस अभी जो प्रूफ किया है ना उसमें v/2 लिखा था ना, तो f2 किसके बराबर है, f2 = 2 और ये सारा कुछ किसके बराबर है, f1। तो यूं f2 को ऐसे भी लिखा जा सकता है, ये भी सही है। ये तब की बात हुई जब हम बात कर रहे हैं सेकेंड हार्मोनिक की। चलो भाई एक और बात करते हैं, फिर इसके जनरल केसेस की भी बात कर लेते हैं। अगर थर्ड पॉसिबिलिटी ये है, अब जरा देखें, अगर मैं स्ट्रिंग को, लाजमी नहीं है कि मैं स्ट्रिंग को हाफ पे स्लाइटली प्रेस करता, ये भी लाजमी नहीं है कि मैं स्ट्रिंग को ऐसे समझ ले 1/4 पे प्रेस करता। हम किसी और जगह पे ले आते हैं ना, हम किसी और जगह पे प्रेस करना चाहते हैं। जैसा कि ये हाफ है ना, ये आप सिंपली कह सकते हैं आपने कहाँ पे प्रेस किया था थोड़ी देर पहले, आपने हाफ पे, फिर आपने कहाँ पे प्रेस किया था 1/4 पे। अब सीक्वेंस के मुताबिक अब हम प्रेस करना कहाँ पे जाते हैं 1/6 पे, फिर 1/8 पे, कुछ इस तरह से। अच्छा चलो हम देखते हैं कि इफ स्ट्रिंग इज प्लग्ड एट 1/6, 6 मतलब टोटल लेंथ का 1/6 पार्ट, ठीक है, 6 टोटल पार्ट हैं लाइक इन दिस वे, ये एक है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, 1 2 3 4 5 6, कहीं से भी प्रेस करें लेकिन यहीं से, ठीक है। अच्छा 1/6 पे प्रेस करना, अगर मैंने यहाँ से प्रेस करना है तो ये वाला पोर्शन आएगा नीचे, ठीक है। अगर मैंने इधर प्रेस करना है तो आप कह सकते हैं इस तरह से ये आएगा, या ऐसे प्रेस करना है तो इस तरह से मुमकिन है कि ऐसे आएगा। ओके, पार्टिकल ऑसिलेशन ऊपर नीचे इस तरह से ऐसे होती है, बड़ी सादी सी बात है ये भाई। ये हो गया कि तीन लूप बन गए। 3 लूप कब बनेंगे, इफ स्ट्रिंग इज स्लाइटली, नाउ व्हाट आई से, कहां पे प्रेस किया आपने, x = L/6 पे प्रेस किया। बात सुना है, टोटल जो लेंथ है ना वो उसका कौन सा ऐसा 1/6 पार्ट, तो कितने लूप बन रहे हैं, 3 लूप, λ/2 ये वाला, λ/2 एक और, λ/2 एक और, टोटल कितने हार्मोनिक बने, अभी 3 बने ना। उसी लिए यहां पे हम बात करेंगे 3 हार्मोनिक की वजह से, दैट वुड बी थर्ड हार्मोनिक, 3 हार्मोनिक बने ना। अच्छा बाबा भाई 3 हार्मोनिक के हिसाब से जो स्ट्रिंग है उसकी लेंथ कैसे डील करेंगे आप, स्ट्रिंग की लेंथ हम कैसे लेंगे, इसको जरा देखो। अच्छा स्ट्रिंग की जो लेंथ है कितने लूप में कन्वर्ट हुई है, 3 लूप में। एक लूप का मतलब क्या होता है λ/2, 3 का मतलब क्या बनेगा 3 λ/2 बनेगा। अच्छा यहाँ से लैम्डा निकालो, लैम्डा निकालें, 2 × L आपका वही है, 3 इधर ले आए, तो यूँ आप कह सकते हैं ये आपको वेवलेंथ मिल गई। भाई ये वेवलेंथ किसकी है, ये वेवलेंथ 3 लूप की है, उसीलिए इसका नाम यहाँ पे रखेंगे हम λ3। मतलब λ3 का मतलब क्या है, द स्ट्रिंग रेजोनेंस इनटू 3, तो λ3 जो है ना वो उसकी ये बनेगी। अच्छा भाई फ्रीक्वेंसी का क्या सीन है, फिर फ्रीक्वेंसी ऑफ थर्ड हार्मोनिक क्या होगी, बड़ी सिंपल सी बात है। मीडियम वही बात कि मीडियम सेम है, इसका मतलब स्पीड वही रखें आप, लैम्डा की वैल्यू आपने चेंज करनी है, 2/3 ले जाएं न्यूमरेटर में, तो F3 क्या बनेगा 3V/12 बनेगा। एक तरीक़ेकार ये, नहीं तो ये है F3 = 3 आपका वही है। V/12 आपका क्या था, थोड़ी देर पहले जो लिखा था ना हमने, फंडामेंटल होता है ना, तो यहाँ पे आप F1 लिख दें, सिंपल। तो यूं आपको इस तरह से ये मिल गया। यहां पे वाला फेज की कहानी किस तरह से है, फेज की कहानी क्या है, देखो जरा। सारे पार्टिकल इस लूप के नीचे आएंगे, उस वक्त दूसरे वाले के क्या होंगे, ऊपर जाएंगे, तीसरे वाले के क्या आएंगे, नीचे आएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि पार्टिकल्स इन द सेम लूप आर मूविंग आइदर डाउन वे और इन पॉजिटिव प्लेन, ठीक है। अच्छा जो दूसरा वाला उसके ऊपर जा रहे हैं या नीचे जा रहे हैं, पर पहले और दूसरे लूप के पार्टिकल के बीच में फेज क्या है, तो बात इसका जवाब है फेज रिवर्सल है। चलो ठीक है, पहले और तीसरे के बीच में फेज क्या है, सेम फेज है।
देखो ज़रा, ये भी नीचे जा रहा है, वो भी नीचे जा रहा है। तो अल्टरनेटिवली जो लूप है ना, जो अल्टरनेट लूप्स होते हैं, सक्सेसिव नहीं, अल्टरनेट, जो अल्टरनेट लूप के पार्टिकल हैं, दे आर से टू बी इन फेज, मतलब वो पार्टिकल्स एक ही टाइम पे नीचे आएंगे या एक ही टाइम पे ऊपर जाएंगे। पर जो सक्सेसिव है, मतलब एक लूप के बराबर वाला जो है ना, उसके बगल वाला जो लूप है ना, उसके पार्टिकल एक जैसे वक्त में या एक ही वक्त में या तो सारे ऊपर जाए, ऐसे नहीं है, एक के अगर नीचे जा रहे हैं तो दूसरे के ऊपर जाएंगे। तो यू कैन से सक्सेसिव लूप के बीच में जो फेज होता है पार्टिकल का, वो फेज रिवर्सल होता है, मतलब अपोजिट फेज होता है, अपोजिट डायरेक्शन है ना। पर जो अल्टरनेटिव है ना, उसके हिसाब से बात की जाए तो इन फेज है। और एक लूप के अंदर बात करूं मैं तो दीज आर से टू बी हैविंग द सेम फेज। अच्छा भाई, कहां आपने प्लग किया? मिडिल पे, या फिर कहां पे? 1/4 पे, या फिर कहां पे? 1/6 पे। अब कहां पे? 1/8 पे, 1/10 पे, 1/12 पे। तो देखिए हमें एक जनरल फार्मूला मिल गया, क्योंकि वी आर इंटरेस्टेड कि भाई हमारी मर्जी है ना। अभी आपने 3 बात की ना, चलो स्ट्रिंग रेजोनेंट इनटू 30 हार्मोनिक, एक एक करके थोड़ी मालूम करेंगे, इनटू 100 हार्मोनिक, ऐसा थोड़ी होगा कि एक एक करके आप इतना दी, ये ख्वारी होगी ना भाई। अच्छा, क्यों ना हम इसका एक जनरल फार्मूला बना लें जो कि इन सब के लिए वैलिड हो, इन सब के लिए वेरीफाई हो। तो अब हम आते हैं उस जनरल कैलकुलेशन पे। यह है अहम, जो जनरली हम बात करना चाह रहे हैं ना, अब यह है काम की चीज। और जनरली फॉर एन हार्मोनिक, अब इसको थोड़ा देखो, अगर हम एन हार्मोनिक्स की बात करना चाहें, अच्छा एन से मुराद ये कि कोई भी तादाद 30, 40, 100, 1000 जो भी व्हाटएवर हो ना, तो उसमें क्या ये सिनारियो होगा। अच्छा, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि स्ट्रिंग कहाँ से प्लग करना है, मतलब स्ट्रिंग को हम कहाँ से प्लग करें। स्ट्रिंग इज प्लेस्ड वेयर, पहली बात ये। इसके लिए थोड़ा इधर देखें, इधर देखें। जब आप एक लूप बनाना चाह रहे थे ना, तो स्ट्रिंग आपने कहाँ से प्रेस किया था? हाफ ऑफ लेंथ पे। भला इसको हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू एल, आपका वही है, मैं 2 को 2 into 1 एज अ जनरल फार्मूला लिख सकता हूँ ना। तो हम कह सकते हैं कि इफ स्ट्रिंग इज प्रेस्ड एट L/2 into 1, तो हमें क्या मिलेगा? एक हार्मोनिक मिलेगा। हमें कितने लूप मिलेंगे? एक मिलेगा। अच्छा, एग्जैक्टली इधर देखें, एग्जैक्टली इसी तरह से यहाँ पे पता है आपने कहाँ पे प्रेस किया था? L/4 ना। तो इसका मतलब है इसी इक्वेशन को मैं लिख सकता हूँ x इज इक्वल टू L/2 into 2, ऐसे लिख सकते हैं या नहीं? अच्छा, 2 into 2 का मतलब ये है कि अगर आप स्ट्रिंग को टोटल लेंथ के 1/4 पे प्रेस करोगे तो 2 लूप बन रहे थे। जनरल फार्मूला के मुताबिक आपको यहाँ पे 2 लूप मिलेंगे। बिल्कुल इसी तरह से जब आप थर्ड हार्मोनिक के लिए जा रहे हैं, इधर देखें इसको, थर्ड हार्मोनिक के हिसाब से क्या सिनारियो है ये देखें जरा। L/6 है ना, भला इस एक्सप्रेशन को हम यूँ लिख सकते हैं x इज इक्वल टू L/2 into 3। अगर आप लेंथ जहाँ पे प्रेस करना चाहते हैं वो L/2 into 3 है, तो कितने लूप बनेंगे? 3 लूप बनेंगे, 3 बनेंगे। तो जनरल फार्मूला में पता चल गई, मतलब एक लूप के लिए L/2 into 1 जो आपने पढ़ा। अच्छा, 2 के लिए 2 into 2, L/2 into 2, 3 के लिए 2 into 3, तो 4 के लिए 2 into 4। तो n के लिए क्या बनना चाहिए यहाँ पे? वेयर स्ट्रिंग मस्ट बी प्रेस्ड, टोटल लेंथ का 2 into nth पार्ट। आप कह सकते हैं 1/2 into n ऑफ टोटल लेंथ जब भी प्रेस करेंगे तो जाहिर सी बात है आपको कितने लूप मिलेंगे? देयर वुड बी n नंबर ऑफ हार्मोनिक मिलेंगे। पहली बात ये। अच्छा, अब हम आते हैं सेकंड पे। सेकंड पे देखें ज़रा कि भाई वेवलेंथ ऑफ वेव क्या होगी, मतलब वेवलेंथ ऑफ एन हार्मोनिक ये क्या होगी। अब ज़रा इसको हम देखना चाहते हैं, इधर देखें। अच्छा, पहले फर्स्ट में हम आते हैं। सबसे पहले जब एक लूप बना था ना, तो लैम्डा का फार्मूला है 2 into L ना। क्या मैं इसी इक्वेशन को या इसी एक्सप्रेशन को यूं लिख सकता हूं? λ1 इज इक्वल टू 2
2l/1। कैन वी डू, कैन वी राइट? वी कैन। इसका मतलब है जब एक लूप बनेगा तो लैम्डा इज इक्वल टू 2l/1, 1 अपॉन में 1 है, ठीक है? नहीं है ऐसे आप लिख सकते हैं। ऐसे ही एग्जैक्टली इसी तरह से जब दो लूप बन रहे हैं तो लैम्डा को देखें ज़रा 2l/2। अगर 3 की बात करें 2l/3, 4 की बात होगी 2l/4। इसका मतलब ये हुआ कि n हार्मोनिक के हिसाब से, इधर देखें, अगर मैं n हार्मोनिक की बात करूं तो वेवलेंथ ऑफ nth हार्मोनिक या n हार्मोनिक की जो बनेगी ना, दैट वुड बी 2l/n। अगर 5 हैं तो 2l/5। यहाँ पे n की वैल्यू पुट करते जाएं, आपको वो करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ मिलती जाएगी, ठीक है? तो ये हो गया। अच्छा, दूसरी बात ये फ्रीक्वेंसी का क्या सीन है। अब हम आते हैं इस पे कि व्हाट वुड बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ n हार्मोनिक। इसको ज़रा देखना चाहते हैं, n हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी का क्या सीन है। फ्रीक्वेंसी ऑफ n हार्मोनिक। अब इसके लिए भी हम फर्स्ट हार्मोनिक से शुरुआत करेंगे। हम आते हैं सबसे पहले फर्स्ट हार्मोनिक में। अच्छा, फर्स्ट हार्मोनिक में फ्रीक्वेंसी जो F1 है, इसको ज़रा देखो क्या है वो फार्मूला, V/2L है ना। इसका मतलब है V/2L × 1, आप यूँ भी लिख सकते हैं, ठीक है? अच्छा, ज़रा सेकंड को देखो तो वहाँ पे क्या है, सेकंड हार्मोनिक में क्या है, इधर देखें V/2L × 2 है। थर्ड में क्या है, V/2L × 3 है। तो फोर्थ में क्या होना चाहिए, V/2L × 4। 10th में क्या होना चाहिए, V/2L × 10। इसका मतलब यूँ बना ना कि n हार्मोनिक के लिए जो फ्रीक्वेंसी है दैट वुड बी n × V/2L। आप यूँ भी कह सकते हैं, या फिर इट कैन बी सिंप्लीफाइड फर्दर, nth हार्मोनिक की जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या होगी, n × ये सारा कुछ किसके बराबर है, फंडामेंटल के, तो n × F1। The frequency in standing wave in string, the frequency of nth harmonic is an integral multiple of fundamental frequency, या n time of F1, integral multiple of fundamental। ये हो गया, ठीक है? तो फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और ये सारा कुछ मिला। अच्छा, अब एक चीज़ और, नोड क्या है। जो प्रीवियस लेक्चर था मैंने बताया था कि वो जगह जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल जीरो होता है उसको हम बोलते हैं नोड। नोड क्या है, वो जगह जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल क्या हो, जीरो होती है, वो नोड है। एंटी नोड हम किसको कहते थे, आपको याद होना चाहिए, वो जगह जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल क्या हो, मैक्सिमम हो, एम्पलीट्यूड जिसको हम कहते हैं, वो एंटी नोड है। अच्छा, तादाद के बारे में ज़रा देखो, इधर एक हार्मोनिक था ना, नोड कितने, 2। एक में कितने नोड हैं, 2, मतलब एक ज़्यादा है ना, प्लस है। अच्छा, इसी तरह से इधर देखें, जब 2 हार्मोनिक थे तो नोड कितने, ज़रा काउंटिंग करें, 1 2 3, 2 हार्मोनिक कितने हैं यहाँ पे ना, तो नोड की तादाद एक ज़्यादा है, +1 है, ठीक है? अच्छा, 3 की तरह बात करें, कितने नोड हैं, हार्मोनिक कितने, 1 2 3, पर नोड कितने, 1 2 3 और 4, 4 है, मतलब एक प्लस है ना, 4 हो गए ना, 3 + 1 4। इसका मतलब यूँ बना कि नोड की तादाद आप कह सकते हैं हमेशा हार्मोनिक से +1 होती है। तो यहाँ पे एक चीज़ आप n हार्मोनिक में नोट कर सकते हैं, नोड की तादाद, नंबर ऑफ नोड कितने होंगे, जो हार्मोनिक की तादाद होगी उससे एक ज़्यादा होगा, +1, n + 1, ये ठीक है। अच्छा, एक बात और, एंटी नोड की तादाद कितनी होगी, ज़रा इधर देखें, जब एक हार्मोनिक था ना, फंडामेंटल था, तो एंटी नोड 1 था। ऐसा नहीं है ये भी है, कुल मिला के 2, नॉट लाइक दैट, एक ही काउंट होगा, क्योंकि स्ट्रिंग के पार्टिकल या तो ऊपर है या नीचे हैं, एक वक्त में ऊपर भी हो नीचे भी हो, ऐसा नहीं होता, या पॉजिटिव प्लेन में या नेगेटिव में। तो हम बात करेंगे कि एंटी नोड या एंटाई नोड भी कहते हैं उसको, वो आपका 1 है, ठीक है, 1 में। अच्छा, 2 हार्मोनिक में ज़रा देखें, इधर 2 हार्मोनिक है तो एंटी नोड कितने, 2, एक एंटी नोड ये, दूसरा एंटी नोड ये। अच्छा, 3 में कितने, ये देखें ज़रा, ये एक एंटी नोड, ये दूसरा वाला एंटी नोड, ये तीसरा वाला, टोटल 3। तो एंटी नोड बिल्कुल उतने ही हैं जितने नंबर ऑफ हार्मोनिक हैं। तो यूँ आप कह सकते हैं, इधर देखें,
नंबर ऑफ एंटीनोड, एंटीनोड की तादाद कितनी होगी, जितने भी हार्मोनिक की तादाद होगी ना, इस तरह से, ठीक है। एंटीनोड की तादाद हार्मोनिक के बराबर होती है, पर जो नोड की तादाद है ना वो हार्मोनिक से एक ज़्यादा होती है। अच्छा एक बात और, इधर देखें, एक बात और, जो एक लूप होता है ना, इसका मैंने हार्मोनिक भी कहा, फंडामेंटल लूप भी कहा ना, इसका एक टोन किसको कहते हैं पता है, हार्मोनिक को। हार्मोनिक का दूसरा नाम है सिंपल टोन, आप इसको एज अ फंडामेंटल लूप भी कह सकते हैं। टोन जो फंडामेंटल है उसी का दूसरा नाम है फंडामेंटल कहते हैं, फर्स्ट टोन कहते हैं, इस तरह से। अच्छा सेकंड हार्मोनिक की जब आप बात करें थे, इधर देखिए यहाँ पे, जब सेकंड हार्मोनिक थे ना तो आपके पास यहाँ पे कह सकते हैं दो लूप हैं, तो आप कह सकते हैं वी हैव टू टोन, मतलब एक टोन था जो कि एक बड़ा, जैसा कि एक था यहाँ पे फंडामेंटल, अभी एक प्लस हुआ है, तो दूसरी मानी में आप कह सकते हैं इसको एक ओवर हुआ, मतलब सेकंड हार्मोनिक है, उसमें कितने हैं आपके पास, यहाँ पे दो है ना, एक है ये, दूसरा ये, टोटल आप कह सकते हैं देयर आर टू लूप टू टोन, या आप ऐसा भी कह सकते हैं कि एक आपका हार्मोनिक था, एक आपका बड़ा है, तो आप इस तरह से कह सकते हैं, इस तरह से कि एक ओवर हुआ, ओके। अच्छा तो ये जो सेकंड हार्मोनिक है इसमें एक बढ़ा, पहली बार आप कह सकते हैं ओवर हुआ, तो यूं इसका दूसरा नाम है फर्स्ट ओवरटोन। टोन है एक प्लस है, ठीक है। अच्छा अब हम आते हैं थर्ड पे। अच्छा थर्ड में टोटल नंबर ऑफ लूप कितने, 3 है। अच्छा एक तो आपका फंडामेंटल है ना, लाइक इफ स्ट्रिंग वाज प्लग्ड एग्जैक्टली एट द मिडल। दो बड़े हैं क्योंकि तो टोटल आपके पास कितने, 3 है ना, दो बड़े, 2 ओवर हुए, तो यहां पे बात होगी सेकंड ओवरटोन। भाई देखें दोबारा से, ओवर की कहानी होती है जब एडिशन होती है किसी भी एक फंडामेंटल में ना, लाइक 2 हार्मोनिक मतलब फंडामेंटल प्लस 1। अच्छा 3 है, आप कह सकते हैं कि फंडामेंटल प्लस 2, तो 2 टोन्स आर एडेड एक्चुअली, तो आप सिंपली कह सकते हैं दैट वुड बी सेकंड ओवरटोन। अच्छा मिसाल के तौर पे इफ स्ट्रिंग रेजोनेंस इनटू 100 हार्मोनिक, 100 लूप बनते। अच्छा इसका वाला क्या होता, एक तो आपका फंडामेंटल है, 99 टाइम ओवर हुआ है, तो आप सिंपली कह सकते हैं देयर वुड बी 99 ओवरटोन। अच्छा देखिए इधर, ये जो आपने जनरल फार्मूला बनाया था ना, ये जो जनरल फार्मूला आपका था, यहाँ पे जो आप एन हार्मोनिक की बात करते हैं, ये आप यहाँ पे नंबर ऑफ ओवरटोन की तादाद कितनी होगी, तो इसका बड़ा सादा फार्मूला है, ओवरटोन की तादाद में हार्मोनिक की तादाद 1 माइनस होती है, तो यूं आप कह सकते हैं दैट वुड बी n-1, ठीक है ना। तो ये है एक छोटी सी कहानी जो कि आपने इस तरह देखी। अच्छा स्टैंडिंग वेव में ये जो विद इन द लूप की बात अगर हम करें ना, तो इस तरह से कुछ ये है कि जो वेव पार्टिकल या जो आपके पार्टिकल की मोशन है विद इन द लूप हमेशा की तौर पे इन द सेम फेज होती है। ये अहम चीज़ है जो कि आपने यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑल पार्टिकल्स, ऑल वेव पार्टिकल्स श्योरली विद इन द लूप, एक लूप के अंदर या विथ रिस्पेक्ट टू अल्टरनेट लूप, जो इसका अल्टरनेट लूप होता है ना, उसके हिसाब से दे आर इन सेम फेज। ये अहम कैसे, जरा इधर देखें, मैं थर्ड में ये समझाता हूँ। भाई देखें थर्ड में होता क्या होता है, इसके पार्टिकल अगर नीचे जा रहे हैं ना, तो दूसरे वाले के ऊपर जाएंगे, तीसरे वाले के फिर से नीचे, मतलब पहले वाले के और तीसरे वाले के अल्टरनेटिवली ना, ये पार्टिकल आप कह सकते हैं इन द सेम फेज होंगे। अच्छा जबकि बीच वाले का क्या होगा, आउट ऑफ फेज है। आउट ऑफ फेज मतलब अपोजिट फेज है, वो आप कह सकते हैं अपोजिट डायरेक्शन में ना। तो यूं फेज की जो अपना फेज पार्ट जो होता है इन पार्टिकल का, उस तरह से होगा। दूसरी बात ये कि पार्टिकल जो भी है ना, ये सारे के सारे मुख्तलिफ डिस्प्लेसमेंट में होंगे। स्टैंडिंग वेव में ये खासियत है। ट्रैवलिंग में ऐसा नहीं होता। ट्रैवलिंग में सब पार्टिकल का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट एक होता है, यहाँ पे हर पार्टिकल का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट अलग है, आप यूं कह सकते हैं। तो यह है एक छोटी सी कहानी इस तरह से।
अच्छा, एक बात और इसमें है, वो डिस्कस करते हैं ना फाइनली। वो ये, मिसाल की तौर पे ये नोड है ना, और ये दूसरा नोड। आपसे अगर पूछा जाए कि भाई नोड और नोड के बीच में कितनी सेपरेशन होती है, मतलब व्हाट इज सेपरेशन बिटवीन टू कंसेक्यूटिव नोड, तो ये जरा देखें, दो सक्सेसिव नोड के बीच में λ/2 है, आप कह सकते हैं इस तरह से। अच्छा, जरा 2 हार्मोनिक सेकंड में हम आते हैं, इधर देखें। अच्छा, नोड और नोड के बीच में कितना है, λ/2। नोड और नोड के बीच में कितना है, λ/2। तो हम सिंपली कह सकते हैं कि 2 कंसेक्यूटिव नोड्स आर सेपरेटेड बाय λ/2, आप कह सकते हैं। अच्छा, नहीं तो एक और बात, एंटीनोड की जरा बात कर लेते हैं, इधर देखें। अच्छा, ये है एक एंटीनोड ना, ये दूसरा एंटीनोड। भाई देखें इधर, एंटीनोड और एंटीनोड की सेपरेशन को हम देखना चाहते हैं ना, दो लगातार एंटीनोड के बीच में। अच्छा, यहां से लेकर यहां तक कितना है, λ/2 का भी हाफ ना, मतलब λ/4। अच्छा, यहां से लेकर यहां तक ये कितना है, एक और λ/4, तो λ/4 प्लस λ/4 कितना बनेगा, आप कह सकते हैं λ/2। उसीलिए हम ये कहते हैं कि दो लगातार एंटीनोड या दो लगातार नोड ले लें, उनके बीच में जो सेपरेशन होती है दैट वुड बी λ/2 ऑल द टाइम। तो एक बात आप ये ध्यान में रखेंगे कि 2 सक्सेसिव और 2 कंसेक्यूटिव नोड, दो लगातार आप नोड ले लें, और एंटीनोड, एंड नहीं, मतलब नोड को एंटीनोड से कंपेयर ना करें, दो लगातार नोड ले लें या दो लगातार एंटीनोड ले लें, दे आर एग्जैक्टली सेपरेटेड बाय λ/2। दो लगातार नोड के बीच में या दो लगातार एंटीनोड के बीच में सेपरेशन ये होती है। पर एंटीनोड और नोड के बीच में कितनी होगी, ये देखें ना, ये है एंटीनोड, हाफ ऑफ द या मिड ऑफ द लूप। यहां से लेकर यहां तक ये डिस्टेंस कितना हो सकता है, दैट कैन बी λ/4। उसीलिए हम कह सकते हैं कि नोड एंड एंटी नोड, एक नोड है एक एंटी नोड, दे आर सेपरेटेड बाय λ/4। तो ये है स्टैंडिंग वेव में कि भाई दो नोड के बीच में सेपरेशन कितनी है, दो एंटीनोड के बीच में सेपरेशन कितनी है, आप इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये है एक छोटी सी कहानी जो कि स्टैंडिंग वेव में हमने डिस्कस की। और आज का जो लेक्चर था कंप्लीटली स्टैंडिंग वेव्स इन स्ट्रिंग था। और स्टैंडिंग वेव इन स्ट्रिंग में भी जो अहम है वो ये कि व्हेन स्ट्रिंग इज प्लग्ड बिटवीन 2 पॉइंट, दोनों साइड पे अगर बंद है तो, एक साइड ओपन नहीं है। ठीक है, सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब द चैनल ताकि आपको मजीद इस तरह की वीडियो मिले। कमिंग लेक्चर है उसमें स्टैंडिंग वेव का पार्ट 3 हम डिस्कस करें।